वी फिनिश विद सेबी, नो? हो गया था ना? ओल्ड वालों का वो तो अभी चैप्टर अलग से कराएंगे बेटा। एक्चुअली वो टॉपिक बड़ा है, उसमें ना पूरा प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है। तो एक बार कॉमन वाला फिनिश कर ले, फिर न्यू वाले घर चले जाएंगे, फिर हम लोग आराम से, है ना, सिर्फ ओल्ड के हिसाब से काम करेंगे। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायबैक। कंपनी लॉ पढ़ा है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा है? कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट होता है बायबैक का, है ना? लेकिन हम ये चैप्टर ये कंसिडर करके पढ़ाएंगे कि आपको कंपनी लॉ नहीं आता। अब आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कंसिडर किया है आपने, है ना? पढ़ा तो है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, अगेन बुक में मत देखिएगा, सिर्फ सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक प्रोसेस होता है जब कंपनी शेयर्स देती है पब्लिक को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर दे दिया और उनसे पैसा ले लिया। यानी जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो लोगों में अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उनसे क्या ले लेती है? फंड्स ले लेती है। नाउ, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं मार्केट में, लेकिन आज कंपनी को ऐसा लगा कि हम अपनी कैपिटल कम करना चाहते हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स कम रखना चाहते हैं। नाउ, ऐसे सिनेरियो में कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर से कहेगी कि तुम लोग अपने शेयर हमको वापस कर दो। यानी कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से खरीद रही है, बाइंग बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो बाय बैक का बेसिक मतलब समझो क्या हुआ? बाइंग बैक। हमने पहले शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किया था और आज हम उनसे उनके शेयर वापस ले रहे हैं। नाउ, वापस लेने में और रिडेम्पशन में क्या फर्क हुआ? एक रिडेम्पशन भी तो तरीका हुआ जब कंपनी के शेयर रिडीम हो जाएंगे। रिडीम होने का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर वापस कर दिए। बट यहाँ पर शेयर होल्डर्स अपने शेयर कंपनी को वापस नहीं कर रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं। यानी कंपनी क्या करती है? कंपनी उनको एक प्राइस कोट करेगी। ठीक है, एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि हम कंपनी है और आप सब है मेरे शेयर होल्डर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने आप लोगों को शेयर दिया होगा और आपसे पैसे लिए होंगे। आज हम अपनी कैपिटल कम करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर्स से शेयर वापस खरीद लें। जब हम अपने शेयर होल्डर्स से शेयर वापस खरीदेंगे, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायबैक। ओके, नाउ मान लीजिए इस शेयर का मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपए है। यानी आज अगर आप इस शेयर को मार्केट में बेचना चाहें तो वो कितने रुपए का बिकेगा? 100 रुपए पे। कंपनी कह रही है मार्केट में बेचने की बजाय हमें बेच दो, हमें वापस कर दो शेयर। ठीक है, तो आपने कंपनी से कहा कि ठीक है, तुम भी प्राइस बताओ, तुम कितने पे खरीदोगे। अब सोच के बताओ कि कंपनी उनको 100 रुपए से बेटर प्राइस कोट करे कि कम करे। मतलब कंपनी ने कहा कि ठीक है, मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, हम तुम्हें 90 रुपए पे ऑफर दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? मार्केट में बेचेंगे, कंपनी को क्यों देंगे? और अगर उन्होंने मार्केट में बेचा, जरा अंडरस्टैंड करो, मार्केट में शेयर बेचने का मतलब किसी दूसरे पर्सन के पास चला गया, कंपनी के पास वापस नहीं आया। मार्केट में शेयर बेचने का मतलब मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को दे दिया, बट वो शेयर वापस नहीं दिया जा रहा है किसको? कंपनी को। अब कंपनी ने कहा कि मार्केट में अगर तुम शेयर बेचोगे तो 100 रुपए का होगा, हम तुम्हें ऑफर दे रहे हैं 200 रुपए का। यानी अगर तुम मार्केट में बेचोगे तो 100 का बिकेगा, हमको वापस करोगे तो 200 रुपए मिल जाएगा। तो अब शेयर होल्डर्स अपने शेयर किसको बेच देंगे? कंपनी को। ओके, नाउ शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। क्या कोई कंपनी अपने खुद के शेयर होल्ड करके रख सकती है? बहुत ध्यान से प्रोसीजर समझना। आपको पता है चैप्टर के पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपसे कहा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया और उनसे कहा कि तुम लोग अपने शेयर हमको दे दो। शेयर होल्डर्स ने शेयर कंपनी को दे दिए। अब कंपनी का शेयर किसके पास है? कंपनी के पास। तो क्या कंपनी खुद शेयर होल्डर भी बन गई? मतलब अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो खुद भी ले लेगी। ये शेयर जो कंपनी बायबैक कर लेती है, बायबैक करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। और जब वो खत्म करती है तभी तो कैपिटल कम होती है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिस्टम समझो, जब कोई कंपनी अपना कैपिटल बढ़ाना चाहती है,
पैसा लाना चाहती है तो वो शेयर इशू करती है। और आज जब कंपनी कह रही है कि हम अपना कैपिटल कम करना चाह रहे हैं, हम पब्लिक से पैसा वापस लेना चाह रहे हैं, शेयर वापस लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या करती है? बायबैक। नाउ बायबैक करने के लिए अगेन दो प्रोसीजर्स हैं, एक लगता है दो लीगल प्रोविजंस है रादर, एक है कंपनीज एक्ट और एक है सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, बायबैक का वो सेक्शन जो हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड दैट इज कवर्ड इन योर पेपर ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में बायबैक का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? कौन सी कंपनी बायबैक कर रही होगी बताओ? लिस्टेड कंपनी। हम लोग कैपिटल मार्केट के पेपर में पढ़ ही रहे हैं कौन सी कंपनीज के बारे में? लिस्टेड कंपनी। अब ये कह रहे हैं कि सेबी ने भी बायबैक के रेगुलेशंस बनाए हैं। सेबी हमेशा से क्या कहता है? सेबी कहता है कि देखो तुम कंपनी हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो तुम्हें कुछ एडिशनल नियम शर्तें कानून मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेबी ने कहा कि अगर एक लिस्टेड कंपनी बायबैक कर रही है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन तो जो लग रहे हैं वो तो लगेंगे, प्लस उसके ऊपर मेरी सेबी की बायबैक रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग प्रोमिनेंटली क्या पढ़ने वाले हैं? सेबी की बायबैक रेगुलेशन। अब इसमें एक पोर्शन जो आएगा, सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे बायबैक कैसे होगा, कहाँ से किया जाता है, मोड्स क्या हैं, क्यों किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बायबैक करने के तरीके क्या होते हैं। देखो, एक तरीका ये हो गया कि हमने मार्केट से खरीद लिया, एक तरीका ये हो गया कि हमने शेयर होल्डर को डायरेक्ट ऑफर दिया। ओके, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हमने शेयर होल्डर को डायरेक्ट ऑफर दिया, हमने उनको एक चिट्ठी दी और हमने कहा कि देखो तुम अपना शेयर हमको 200 रुपए में बेच दो। अगर उन्होंने अपना शेयर हमको दे दिया तो ये भी तो बायबैक है। और एक तरीका ये हो सकता है हमने ओपन मार्केट में अनाउंस कर दिया कि हम अपनी कंपनी के शेयर वापस खरीदना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हो वो आके अपने शेयर्स बेच दे। तो कई तरीके होते हैं जिससे एक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है। अल्टीमेटली बायबैक करने के बाद उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और कंपनी की कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। बेसिक मतलब समझ आ गया बायबैक का? ठीक है, चलो अब इसको रीड करते हैं हम लोग। देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोमिनेंटली इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है? सेबी की बायबैक रेगुलेशंस लग रही हैं और कंपनीज एक्ट। ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 एंड इन न्यू में चैप्टर नंबर 16। ठीक है, फाइन। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। The term buyback implies the act of purchasing its own shares and securities by a company. कौन क्या खरीद रहा है बताओ? कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद रही है शेयर होल्डर्स से। This facility enables the company to go back to the holders of its own share and make an offer to purchase such shares and securities from them. तो इसका तरीका ये होगा कि हम शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, उनको ऑफर देंगे और उनसे उनके शेयर परचेज कर लेंगे। नाउ द कॉर्पोरेट अडॉप्ट्स वेरियस टूल्स, कह रहे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मर्जर, अमेलगमेशन, टेक ओवर एक्सेट्रा, और इन सारी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से कई बार कंपनी को क्या करना पड़ता है? बायबैक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बायबैक के मोड्स कौन कौन से होते हैं। जरा यहाँ आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बायबैक के? सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली समझेंगे। बायबैक इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द लेबल ऑफ द होल्डर्स देयरऑफ। फर्स्ट देखो रीजन क्या है? टू स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सेबी सास्ट रेगुलेशन। सबसे पहले तो ये जो लिखा है ना सेबी सास्ट रेगुलेशन, ये होती है टेक ओवर रेगुलेशंस। ठीक है, बेसिक मतलब समझिए, कई बार सेबी के रेगुलेशन में लिखा होता है, जिसे हमने आपको बताया भी था अगर आपको याद हो, कि कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम प्रमोटर्स होल्डिंग का या मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, कि कम से कम पब्लिक के पास इतने शेयर्स होने चाहिए, रिमेनिंग प्रमोटर के पास हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये टेक ओवर रेगुलेशंस में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सेबी ये कहता है कि प्रमोटर के पास कम से कम इतनी होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक कंपनी में दो तरीके की होल्डिंग है, एक है प्रमोटर शेयर होल्डिंग और एक है नॉन प्रमोटर, बताओ नॉन प्रमोटर कौन सी हुई? पब्लिक, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये बट ऑब्वियस है कि अगर ये 75% है तो ये 25% है। अगर हमको ये 30% करना है तो हमें वो कितना करना पड़ेगा? 70। ये हुआ क्या? आपको समझ में आया? अगर हमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी है
तो हमें पब्लिक शेयर होल्डिंग डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर तो मार्केट में उतने ही है। अब अगर मान लो सेबी ने टेक ओवर रेगुलेशंस के हिसाब से कहा कि प्रमोटर को अपनी होल्डिंग लेट से 60% करनी है, तो 60% अपनी होल्डिंग करने के लिए बताओ कंपनी क्या करे? पब्लिक की शेयर होल्डिंग क्या होनी पड़ेगी? 40%। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 40% कैसे करे? बाय बैक करके। आर यू अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या? ठीक है, पब्लिक के पास पहले 60% शेयर होल्डिंग थी, उनकी शेयर होल्डिंग 40% करनी है, यानी उनके पास से शेयर्स लेके हमें किसको वापस करने हैं? प्रमोटर को। तो पब्लिक से शेयर लेने का मतलब क्या हुआ? कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बाय बैक। तो कई बार टेक ओवर रेगुलेशंस की वजह से प्रमोटर शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करती है? बाय बैक। ठीक है, फाइन, ओके। टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर, डू यू नो व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? सुना है अर्निंग पर शेयर क्या होता है? कि पर शेयर कंपनी की कितनी अर्निंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में जितना प्रॉफिट है, ऐसे समझो, मान लीजिए छोटे से फिगर्स लेके चलेंगे, मान लीजिए हम आपसे कहें कंपनी में जितना टोटल प्रॉफिट सबको बांटने के बाद हुआ है वो लेट से हुआ है 1000 रुपए का, और कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स हैं लेट से 100 शेयर है, तो क्या आप हमें बता सकते हो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? कैसे निकाला? टोटल प्रॉफिट या अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो ये कितना आ गया? 10। अब अगर नंबर ऑफ शेयर कम हो जाए, ठीक है, कंपनी ने बायबैक कर लिया और बायबैक उन्होंने 50 शेयर कर लिए, यानी बायबैक के बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने हो गए? 50। अब बताओ मेरा अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? 1000। अर्निंग वही थी, नंबर ऑफ शेयर कम हो गए 50, यानी अब कितना हो गया? क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया। समझ में आया हुआ क्या? इट्स बट ऑब्वियस कि पहले 1000 रुपए 100 शेयर्स में बट रहे थे, अब वही 1000 रुपए 50 शेयर में बट रहे हैं, तो पर शेयर अर्निंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो जब कंपनी को अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना होता है तो भी वो क्या करती है? बायबैक। ये किस चीज के पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक, कि क्यों कंपनी बायबैक करती है, इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आई थिंक थर्ड वाला इसी से लिंक करके आप समझ लेंगे, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज करना है, या अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करना है, या शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम कर दो तो जो बचे हुए शेयर होल्डर है उनको अर्निंग ज्यादा मिलने लग जाएगी। ठीक है, कंपनी का जो भी रिटर्न आ रहा है, रिटर्न मतलब क्या हुआ? वही प्रॉफिट। पहले हमें ज्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, अब हमें कम शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पर शेयर यानी पर शेयर होल्डर रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एनी डाउट इन द 3 पॉइंट्स? पक्का? हाँ बेटा, हाँ, ओके। ये वाले में पूछ रहे हो ना, आई थिंक। ओके, देखिए यहाँ पर एक डाउट आया, अच्छा डाउट है। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था जब कंपनी क्या करती है? शेयर खरीदती है बायबैक में, तो शेयर खरीद के वो शेयर को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय। अब हमने यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल समझाया, हमने सिर्फ समझाने की उससे समझाया कि अगर हमें इसको 75% से 70 करना है तो हमें, या रैदर अगर हमें इस 25 को 30 करना है तो हमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। नाउ ये 5 इधर नहीं आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग हो क्या रहा है? देखो लॉजिकली समझना, हमने आपसे सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बात बताई कि अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 25 से 30 करनी है तो हमको 75 से 70 करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पब्लिक की कम करोगे तो प्रमोटर की इंक्रीज होगी, लेकिन ये जो 5 कम कर रहे हो, ये 5 इधर नहीं आए हैं, ये जो आप 5 कम कर रहे हो ये तो कैंसिल हो गए। जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से पब्लिक नंबर ऑफ शेयर कम हो गए तो जो एग्जिस्टिंग वाले उनकी होल्डिंग अपने आप बढ़ गई। इस चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। मतलब प्रमोटर के पास, ऐसे समझो, प्रमोटर के पास लेट से पहले 100 में से 50 शेयर थे। ठीक है, तो बताओ कितना परसेंटेज था इनके पास? 50% था। अब कंपनी ने पब्लिक से शेयर्स ले लिए, बायबैक कर लिया, और बायबैक करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए। अब इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 60 हैं, जिसमें से 50 प्रमोटर के पास हैं। ये परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ कैलकुलेटर पे कितना आया? पहले उनके पास 100 में से 50 थे, अब 60 में से उनके पास 50 हैं। तो बताइए अब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी हो गई?
कितनी? 83.33। देखो क्या जादू हुआ, समझ आया हुआ क्या? ओके, शेयर होल्डर्स की जो होल्डिंग कम हुई, हमें लग नहीं रहा था ये पहुंचोगे, तो हमने सोचा क्या ही इतना डिटेल करे, पता चला इसी में डाउट ना आ जाए, बट इट्स गुड अगर ये डाउट आया है। देखो हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे पूरी चीज, ठीक है। हमने आपको ये बताया, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा था कि अगर टेक ओवर रेगुलेशन के हिसाब से कभी प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज करनी होती है तो बायबैक करते हैं। अब हम आपको ये समझा रहे थे कि कंपनी में मान लो दो कैटेगरीज हैं, एक है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग और एक है नॉन प्रमोटर यानी पब्लिक की। तो हमने आपको ये समझाया था इनिशियली कि अगर मान लो पब्लिक के पास 75 थे और प्रमोटर के पास 25 थे, अगर मान लो हमको प्रमोटर की इंक्रीज करनी है 30%, तो हमें पब्लिक की क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। लेट से कितनी करनी पड़ेगी? 70%। लेकिन अब यहां से ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं है ये 5% हमने बायबैक करके प्रमोटर को दे दिए, ये नहीं हुआ है, ये 5% यहां नहीं हुआ है। ये हुआ क्या है आपको समझ में आया? हुआ ये था कि पहले जो एग्जाम्पल अब हमने आपको दिया था कि पहले लेट से 100 शेयर थे कंपनी के, 100 शेयर में से प्रमोटर के पास कितने थे? 50। जब प्रमोटर के पास 50 थे तो उसकी परसेंटेज होल्डिंग कितनी थी? 50%। अब क्या हुआ, कंपनी ने कहा हमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी है, ठीक है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो तुम प्रमोटर को नया शेयर दे दो, नए शेयर हम इशू नहीं करना चाहते, ठीक है। तो दूसरा तरीका यह हुआ कि तुम पब्लिक की रिड्यूस कर दो। पब्लिक की रिड्यूस करने का तरीका क्या हुआ? बल्कि एक और तरीका हुआ, पब्लिक से लेके प्रमोटर को दे दो। ये भी तो हो सकता है कि पब्लिक से लेके प्रमोटर को दे दिया, लेकिन हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बायबैक। बायबैक के तरीके में समझो क्या होगा। बायबैक में पब्लिक से हमने बायबैक किया, पब्लिक से बायबैक करके शेयर्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी पहले जो मेरे 100 शेयर थे अब मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 60, यानी 40 शेयर जो थे वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। यानी मेरे प्रमोटर की होल्डिंग तो अभी भी वही है ना, बस फर्क इतना है पहले उनके पास 100 में से 50 शेयर थे, अब उनके पास 60 में से 50 शेयर हैं, ऑटोमेटिकली उनकी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 83.33%, यानी 50 से बढ़ के 83 हो गई। समझ आ गया पॉइंट? सबको समझ आ गया पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक की लेके प्रमोटर को, ये भी पॉसिबल है, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स कि हमने प्रमोटर से ले लिया, जैसे डीलिस्टिंग वगैरह में हम लोग यही तो देख रहे थे, प्रमोटर ही तो खरीद रहा था पब्लिक के शेयर्स। लेकिन यहां हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बायबैक। तो बायबैक में शेयर होल्डर से शेयर लेके प्रमोटर के पास नहीं आता, शेयर होल्डर से शेयर लेके डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाते हैं। क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, चलो अब आओ फोर्थ पॉइंट, टू इनहैंस द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। जरा सोचिए, जब अगर हम रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लेके चलें, तो जब रिलायंस कंपनी में अंबानी को फंड्स की जरूरत थी, तो जब जब उनको पैसों की जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने क्या किया? शेयर इशू कर दिया। जितने ज्यादा वो शेयर इशू करते जा रहे हैं, उनका कंपनी में स्टेक क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी के मालिक बढ़ते जा रहे हैं। आज उनको लगा कि नहीं भैया, अब हम चाहते हैं कि मेरा स्टेक वापस आ जाए, तो वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली बायबैक। फिर वही चीज होगी, जब वो बायबैक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम अपनी कंपनी में अपना स्टेक कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? बायबैक। ठीक है, फाइन। अगला पॉइंट समझो, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए किसी दूसरी कंपनी ने ऑफर दिया है शेयर होल्डर को। किसी कंपनी को टेक ओवर कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। आप सब शेयर होल्डर्स हैं, अगर किसी दूसरी कंपनी ने आप सारे शेयर होल्डर्स से सारे शेयर खरीद लिए तो मेरी कंपनी हो गई ना टेक ओवर। ये बात समझ रहे हो? आपका शेयर, मतलब मेरी कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, एक कंपनी आई और उसने शेयर होल्डर से कहा कि तुम लोग अपने सारे शेयर हमको 200 रुपए पे दे दो। अब सारे शेयर होल्डर्स ने अपने सारे शेयर उस बी कंपनी को 200 रुपए पे बेच दिए। अल्टीमेटली मेरी कंपनी के सारे शेयर किसके पास पहुंच गए? बी कंपनी के पास। तो ये क्या हो गया? टेक ओवर। बी कंपनी ने मेरी कंपनी को टेक ओवर कर दिया। अब समझो, कोई दूसरी कंपनी मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, इससे पहले हमने खुद ही अपनी शेयर होल्डर से उनके शेयर खरीद लिए, यानी अपनी कंपनी को टेक ओवर से बचाने के लिए। यानी
जो दूसरी कंपनी थी उसने कहा हम तुम लोग का शेयर 200 पे खरीदेंगे, हमने अपने शेयर होल्डर से कहा हम 210 रुपए दे रहे हैं, तुम लोग अपने शेयर हम ही को वापस कर दो। ठीक है, अब शेयर होल्डर अपने शेयर हमको वापस करेंगे, हम वापस लेके डिस्ट्रॉय कर देंगे, कैपिटल कम हो जाएगी, यानी मेरी कंपनी जो टेक ओवर हो सकती थी हमने अपनी कंपनी को टेक ओवर से बचा लिया। दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर बायबैक। टू अनवेलकम टेक ओवर बिड, अनवेलकम समझे, वो दूसरी कंपनी जो टेक ओवर के बोली लगा रही थी उसको हमने अनवेलकम किया, मना कर दिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, टू प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम टेक ओवर, टू प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम टेक ओवर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। कंपनी के पास सरप्लस कैश है, कंपनी ने शेयर इशू क्यों किया था ये बताओ? कैश के लिए। कंपनी के पास फंड्स नहीं थे, पैसा नहीं था, तो उन्होंने शेयर इशू किया था। आज कंपनी कह रही है कि मेरे पास सफिशिएंट कैश है, तो हम एक काम करते हैं, जो शेयर होल्डर है उनको उनका पैसा वापस कर देते हैं और हम अपनी कैपिटल कम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सरप्लस कैश है तो वो सरप्लस कैश वापस करके हम क्या कर सकते हैं? बायबैक। कोई भी मालिक अपना मालिकाना अधिकार शेयर नहीं करना चाहता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप हमसे कहें कि शिक्षा एकेडमी हमको भी इसमें हिस्सा दे दो, हम कहते क्यों दे दे? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर मान लो मेरी मजबूरी आई कि हमें बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना था और इसके लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ी, अब हमें शेयर करनी पड़ेगी, तो जैसे ही मेरे पास सरप्लस कैश आए हम सबसे पहले कोशिश ही करेंगे कि अपना मालिकाना अधिकार हम वापस ले लें। तो हमने तुम लोग को ऑफर दिया, तुम लोग अपने शेयर हमको वापस दे दो, पैसा लेके चले जाओ और मेरी कंपनी वापस मेरे पास आ जाए। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर बायबैक। ठीक है, समझ आ रहा है लॉजिकली बायबैक में हो क्या रहा है? टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर समझ गए कि हमारे में डेट कितना है, कैपिटल कितना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कैपिटल बहुत ज्यादा है, ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी है। ठीक है, तो कैपिटल को कम करने का एक सीधा सीधा रास्ता होता है कि कंपनी क्या कर ले? बायबैक। ठीक है, इसी तरह टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन। स्लगिश मार्केट कंडीशन समझ गए, मार्केट बहुत डाउन जा रही है, अब मार्केट में मेरी कंपनी का शेयर 20-30 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, जब मेरी कंपनी का शेयर 20-30 रुपए का बिक रहा है तो मेरी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम एक बेटर प्राइस दे देते हैं कि ठीक है हम इतना रुपए कोट कर रहे हैं और आप लोग मार्केट में शेयर बेचने के बजाय वो शेयर हमको वापस बेच दें। ओके, सो ये सारे रीजंस हैं। अच्छा, टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंट, ये तो नॉर्मल है। 10th वाला देखो, शायद समझ में आया 10th वाला क्या मतलब हुआ इसका? कंपनी के शेयर्स थिनली ट्रेडेड थे। थिनली ट्रेडेड मतलब इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। कंपनी के शेयर, ये भी पॉइंट हमने आपको बताया था, कंपनी के शेयर बिक नहीं रहे थे, प्राइसेस बहुत अंडर वैल्यू चल रहे थे। ऐसी सिचुएशन में हमने अपने शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी। याद आया एग्जिट अपॉर्चुनिटी? क्या मतलब होता था एग्जिट अपॉर्चुनिटी का? कि हमने उनको एक प्राइस दिया कि इस प्राइस पे तुम कंपनी छोड़ के चले जाओ। ठीक है, सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बायबैक के। एनी डाउट? 8th में और 10th में लगभग सेम है, बस ये मतलब 8th वाले में कह रहे हैं कि अपने शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए हमने एक प्राइस लॉन्च कर दिया। जरूरी नहीं है शेयर होल्डर्स अपने शेयर टेंडर करें, मतलब ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दें, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में मेंटेन करें। और 10th वाले में वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट मिल जाए कि वो अच्छे प्राइस पे कंपनी छोड़ के चले जाएं। दोनों में ही प्राइस का पॉइंट है दोनों में ही। ठीक है, ये समझ आया था जो एक ही छोड़ा था हमने, सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंट। ईपीएस बढ़ाना चाह रहे हैं हम, चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा अर्निंग मिले, तो हमने बहुत सारे शेयर्स का बायबैक कर लिया, तो जो बचे हुए शेयर्स थे उनको ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलने लग गए। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। हमने आपको बताया था कि ये जो बायबैक है, ये बायबैक किसमें कवर्ड होता है? कंपनीज एक्ट में। और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर दोनों चीजें लगती हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट भी लगेगा और सेबी रेगुलेशंस भी। तो सबसे पहले देखते हैं जरा कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। कह रहे हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज आर गवर्न्ड अंडर सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले मार्क करना यहां से, Pursuant to section 68, a company में परचेज its own share। हमको एक बात बताओ, जब कंपनी बायबैक कर रही है तो कंपनी शेयर होल्डर को पैसा दे रही है कि ले रही है? दे रही है, ये क्लियर है।
कहां से देगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक पॉइंट ये भी तो आया, अगर बायबैक करने के लिए कंपनी कह रही है अपने शेयर हमको दे दो, हम तुमको पैसा दे देंगे, तो कंपनी पैसा कहां से देगी? वो है ये पॉइंट, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्सेस, ठीक है। अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आउट ऑफ, ये सोर्सेज ऑफ बायबैक है। वो पैसा कहां से आएगा? कह रहे हैं या तो फ्री रिजर्व से ले लो। फ्री रिजर्व समझते हैं? रिजर्व मतलब हमने वो पैसा जो अलग करके रखा हुआ है एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनीथिंग, ठीक है, फ्री रिजर्व से निकाल लो। या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम याद आया? जब हमने शेयर इशू किया था तो प्रीमियम पे किया था। अब थोड़ा सा अकाउंट्स को याद करने की कोशिश करिए कि 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए पे इशू किया था, तो अगर 2 रुपए का प्रीमियम होता था, आपको ये याद है कि जो कैपिटल में डालते थे वो 10 ही डालते थे, 2 रुपए का प्रीमियम अलग खाते में डालते थे शेयर प्रीमियम अकाउंट में। मतलब जो प्रीमियम आता है ना वो कैपिटल नहीं होता, कैपिटल तो 10 ही रुपए का था, जो 2 रुपए का प्रीमियम था उसको हम अलग रखते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये पैसा प्रीमियम का जो अलग पड़ा हुआ है वो पैसा आज हम यूज कर ले रहे हैं, किस पर्पस के लिए? बायबैक करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो एक चीज हो गई, हमने फ्री रिजर्व से पैसा निकाल लिया, दूसरा हो गया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लिया। एक और तरीका होता है, हाँ एक और तरीका होता है। ऑनलाइन मेरे बच्चे कह रहे हैं अकाउंट्स में सर ने पढ़ाया तो है, हाँ बता नहीं पा रहे थे कि अकाउंट्स में सर ने पढ़ाया, फालतू इतना डिटेल में चले गए। हाँ, प्रोसीड्स ऑफ इशू। तीसरी बात समझिए, हमें शेयर का बायबैक करना था, बहुत ध्यान से समझना, हमें शेयर का बायबैक करना था, उसके लिए हमें पैसा चाहिए था और उस पैसे के लिए हमने नए शेयर इशू कर दिए, ठीक है, हमने नए शेयर इशू करे, उस नए शेयर के इशू करने से पैसा आया और उस पैसे से हमने बायबैक कर लिया। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस इसमें एक शर्त होती है, जिस कैटेगरी के शेयर बायबैक कर रहे हो उसी कैटेगरी के ना इशू करना। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल जरा कैटेगरी लेके चलते हैं। मान लीजिए इक्विटी शेयर्स की दो कैटेगरी हैं, एक है ए कैटेगरी और एक है बी कैटेगरी, ये दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। हमें बी कैटेगरी के इक्विटी शेयर का बायबैक करना था, इसके लिए हमें फंड्स चाहिए थे, तो हमने ए कैटेगरी के शेयर इशू करे, इशू करके मेरे पास कैश आया और उस कैश से हमने इसको बायबैक कर लिया, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात समझो, मेरी कंपनी में दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स थे, ए और बी, हमें बी के 500 शेयर बायबैक करने थे, ध्यान से सुनना, बी के हमें 500 शेयर बायबैक करने थे, इसके लिए हमने बी के ही 500 शेयर इशू करे, ठीक है, इससे मेरे पास कैश आया और इससे हमने बायबैक कर लिया। हमको बताओ कंपनी को कोई फर्क पड़ा? तो बायबैक करने का फायदा क्या हुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिस कैटेगरी के शेयर का बायबैक करना था उसके लिए पैसा चाहिए था, तो उसी कैटेगरी के शेयर इशू करे, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 500 बायबैक हुए, 500 इशू हुए। इस वाले में नेट इफेक्ट हो रहा है, बायबैक हुए हैं बी कैटेगरी, हो सकता है बी कैटेगरी के शेयर्स हम बायबैक करना चाहते हो, लेट्स से ए कैटेगरी वाले जो शेयर्स थे दे वर नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स, बी कैटेगरी वाले शेयर्स वर हैविंग वोटिंग राइट। हम चाहते थे कि शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स कम हो, तो हमने कौन से बायबैक करे? बी वाले बायबैक करें। इसके लिए हमने क्या किया? ए वाले और इशू कर दिए, उससे पैसा आया और उससे बी वाले बायबैक कर दिए। यानी कि किसी एक कैटेगरी के शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उससे हम बायबैक कर सकते हैं, लेकिन दैट कैन नॉट बी ऑफ द सेम क्लास। लॉजिकली इज इट क्लियर? पक्का? सोच लो एक बार अच्छे से और इसको पढ़ लो, फिर हमको बताओ। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, इक्विटी शेयर बायबैक करने थे उसके लिए हमें पैसा चाहिए था, तो हमने प्रेफरेंस इशू कर दिए, प्रेफरेंस से पैसा आया, उससे इक्विटी बायबैक कर लिया। अब ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पर्पस सॉल्व होगा कि नहीं होगा बताइए? हमें इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना था, उसके लिए हमको पैसा चाहिए था, ठीक है, उस पैसे के लिए हमने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, उससे मेरे पास पैसा आया और उस पैसे से हमने इक्विटी का बायबैक कर लिया। बताओ कंपनी में नेट इफेक्ट सेम रहा कि चेंज हुआ? चेंज हुआ। इक्विटी बायबैक हो गया, प्रेफरेंस इशू हो गया, प्रेफरेंस इशू रहने दो, कौन सा उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं?
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा हो सकता है कि बायबैक करने के लिए हम किसी दूसरी कैटेगरी के शेयर्स को इशू करें, लेकिन सेम कैटेगरी को बायबैक करने के लिए सेम अगर इशू करोगे तो उसका कोई यूज नहीं होगा। अब ये दोनों लाइन पढ़ लो, हाउएवर पढ़ लो, फिर बताइए कोई डाउट हो तो। जो बाहर वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कभी यहाँ आके लाइव भी पढ़िए, फेस टू फेस। नहीं, तुम लोग से नहीं बात कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ो। कभी यहाँ आके फेस टू फेस भी पढ़िए, देन यू विल फील कि और अच्छा लगता है क्लास में बैठ के पढ़ना। चलें आगे, समझ आ गया? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सोर्सेज ऑफ बायबैक। 3 सोर्सेज होते हैं बायबैक के। कहाँ से बायबैक कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, या सिक्योरिटीज। अब आगे देखो कंडीशंस ऑफ बायबैक, ये सब कंपनीज एक्ट का है। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे या अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये सारी चीजें वहां की हैं, बट हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। कह रहे हैं बायबैक करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि बायबैक की बात कहाँ लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आई होप दिस इज सिंपल, ठीक है। सेकेंड, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ठीक है। अगर लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। मतलब अगर 51% मेजॉरिटी है तो भी वो बात मान ली जाएगी। लेकिन कुछ मैटर्स होते हैं कंपनी में जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स में 51% की मेजॉरिटी नहीं चलती। वो ये कहते हैं कम से कम 75% लोग हाँ बोलेंगे तब जाके हम हाँ मानेंगे। ऐसे मैटर्स जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसकी लाइन ये होती है वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तब वो मैटर हाँ माना जाएगा। तो हमें ये पॉइंट पढ़ के बताओ कि बायबैक करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होता है? स्पेशल। बायबैक करना कोई कंपनी की छोटी मोटी बात है कि बहुत बड़ा डिसीजन है? बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए बायबैक करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन आगे लिखा है अगर हम बायबैक कर रहे हैं 10% और लेस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यानी अगर हम कम बायबैक कर रहे हैं, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से भी कम बायबैक कर रहे हैं, देन बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ एंड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पास एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि अगर हम कितना बायबैक कर रहे हैं? 10% से कम, तो शेयर होल्डर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर्स से पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 10% से ज्यादा का बायबैक हो रहा है तो हमको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट टू बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एनी डाउट? एंड शेयर होल्डर भी देखो मैक्सिमम कितना बायबैक अप्रूव कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट 25%। द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यानी कुल मिला के इसको सिंपल भाषा में पुटअप करिए, 10% तक की अगर अप्रूवल चाहिए तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले लेंगे। लेकिन अगर 25% तक का बायबैक करना है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। 25% से ज्यादा का बायबैक करना अलाउड नहीं होगा। चले आगे, ठीक है। डी पॉइंट है द रेशियो ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक। जरा बात समझिए, एक चीज होती है डेट इक्विटी रेशियो, सुना है कभी? क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो? मतलब डेट इज टू इक्विटी, मतलब डेट कितना है कंपनी में और इक्विटी कितनी है। अब होगा क्या जब बायबैक होगा, तो बताओ बायबैक होने से डेट इक्विटी रेशियो में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? इक्विटी कम हो गई, डेट उतना ही है। पहले मान लो था 2:1, आपने आधी इक्विटी बायबैक कर ली तो अब हो गया 2:0.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? कह रहे हैं बायबैक करने के बाद इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी और डेट ज्यादा हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं अगर आप बायबैक करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको
डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है कितना, 2:1. दैट मीन्स द सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट्स ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व. ये पॉइंट समझ आया? देखो एक बात समझिए, कंपनी अल्टीमेटली इक्विटी से ही तो डेट वापस करेगी कभी ना कभी. इक्विटी क्या है, हमारा खुद का पैसा, डेट क्या है, लोन. अब आप कर क्या रहे हो, डेट बढ़ाते जा रहे हो, इक्विटी कम करते जा रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा है क्रेडिटर्स की इनसिक्योरिटी हो जाएगी, कंपनी में कैपिटल कम हो रही है और डेट उतने ही है. तो ये कह रहे हैं ऐसा ना हो, आपके डेट जैसे अगर मान लीजिए 1 आपका इक्विटी है तो इसका दुगना हम डेट ले सकते हैं. तो अगर आपके पास 50 रुपए की इक्विटी है तो तुम 100 रुपए तक का लोन ले सकते हो. लेकिन अगर बायबैक करने के बाद ये रेशियो चेंज हो रहा है तो वो कह रहे हैं आप बायबैक अगर करना चाहते हो करो, बस ये ध्यान में रखो कि आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा डिक्लाइन ना हो. ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपके जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स हैं आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स. आया समझ में? पक्का? ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन इज ऑल द शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप. सिर्फ कौन से शेयर्स का बायबैक होगा? फुल्ली पेड, पार्टली पेड, समझ गए? फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पेड है. आप सोच के देखिए, फुल्ली पेड है तभी तो बायबैक कर रहे हैं. ठीक है, कह रहे हैं बायबैक सिर्फ वो शेयर्स हो सकते हैं जो फुल्ली पेड अप हो. द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. कह रहे हैं अगर किसी लिस्टेड कंपनी को बायबैक करना है तो फिर उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी के रेगुलेशंस. ये देखो कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है. अभी हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ही तो पढ़ रहे हैं. कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो उसको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, साथ में उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी के रेगुलेशंस. एंड द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन दोज स्पेसिफाइड इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. अगली लाइन मार्क कर लो, नो ऑफर ऑफ बायबैक shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of preceding offer of buyback. मतलब जैसे अगर आज एक बार बायबैक हुआ तो अगले 1 साल तक दोबारा बायबैक नहीं हो सकता. कंपनी के बार बार बायबैक ही करती रहेगी तो शेयर होल्डर कह रहे हैं फिर सारे ले लो, बंद कर दो कंपनी. ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी बायबैक नहीं हो सकता. तो आज अगर आपने बायबैक किया है तो अगले 1 साल तक बायबैक दोबारा नहीं हो सकता. ये कंडीशंस हैं बायबैक की एज पर द कंपनीज एक्ट. बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये सेबी रेगुलेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन ये सारी कंडीशंस किसके हिसाब से हैं? कंपनीज एक्ट के हिसाब से है. चलें आगे. अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेबी की बायबैक रेगुलेशंस. एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? क्लियर? चलो. The objective of notifying SEBI buyback regulation was to simplify the language of buyback regulation 1998. इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले बायबैक रेगुलेशंस लॉन्च हुए थे कौन से ईयर में? 1998 में. फिर जैसे हम लोग को पता है कि इसमें भी अमेंडमेंट्स वगैरह आती रहती हैं. फाइनली बायबैक की नई रेगुलेशंस लॉन्च हुई कब? 2018 में. ठीक है, तो अब हम लोग नई वाली पढ़ेंगे, 2018 वाली. यहाँ पे आ जाइए एप्लीकेबिलिटी में. SEBI buyback regulation 2018 shall apply to buyback of shares or other specified securities of a company. ये लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ? In accordance with applicable provisions of Companies Act. मतलब ये कह रहे हैं कंपनीज एक्ट तो तुम्हारे ऊपर लग ही रहा है. वो जो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी कंपनीज एक्ट की वो तो लगी रही है, उसके साथ साथ आपको सेबी की बायबैक रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी. यानी लिस्टेड कंपनी को दोनों फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट भी और सेबी रेगुलेशंस भी. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, देखिए. सबसे पहले है एसोसिएट. इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद रिलेटिव एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपनी या whose employee, officer, director is also a director, officer or employee of the company. Any doubt in this definition? कह रहे हैं अगर हम आपकी कंपनी में कोई कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम आपके क्या होंगे? हम आपके होंगे एसोसिएट. ठीक है. ऑनलाइन में एक बच्चा पूछ रहा है टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? जब चेक हो जाएगा तब आ जाएगा. ठीक है, वेरी सून. 2 पेपर्स की आई थिंक बात कर रहे हैं, LODR एंड डी लिस्टिंग ना. ओके, आई विल गिव इट टू यू विद इन दिस वीक ओनली. ठीक है, इस वीक में दे देंगे. अब पढ़ा लें आगे. प्लीज बता दीजिए.
हाँ, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछिए तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते थे। एनीवेज, अगली बात समझिए, बायबैक पीरियड। जरा बायबैक का प्रोसेस समझो। बायबैक के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, एक बेसिक सा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले कंपनी ने शेयर होल्डर को ऑफर दिया होगा, ठीक है, कि 200 रुपए पे तुम लोग अपना शेयर हमको दे दो। फिर शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर क्या किया होगा, टेंडर किया होगा। टेंडर मतलब सबमिट किया होगा। और फिर कंपनी ने क्या किया होगा, उनको कैश दिया होगा। यही प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है। इसी में ही आप एडिशनल एक चीज जोड़ सकते हो कि जब कंपनी ने ऑफर दिया होगा कि हम तुम्हारे शेयर 200 रुपए पे खरीदना चाहते हैं, तो क्या आप हमको कुछ याद करके बता सकते हैं कि सेबी ने सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी से क्या कहा होगा कि कुछ पैसा तुम अलग रखो, हम कैसे माने कि तुम पैसा दोगे। मान लीजिए आज कंपनी ने कहा कि तुम लोग अपने शेयर हमको दे दो, और जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी पैसा ना दे पाए, तो जब कंपनी ने कहा होगा कि हम 200 रुपए पे तुम्हारा शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो कंपनी से क्या कहा गया होगा कि कुछ पैसा अलग रख दो। कौन से अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में। याद आया, यही तो पढ़ा था डीलिस्टिंग में, ठीक है। तो अगर हम बेसिक प्रोसीजर समझे, कंपनी ने ऑफर दिया, उस ऑफर को अगर शेयर होल्डर्स मंजूर करते हैं तो वो अपने शेयर सबमिट कर देंगे, ठीक है, और कंपनी बदले में क्या दे देगी, कैश। यानी कि ये बायबैक का प्रोसेस शुरू कहां से हुआ, जब कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम बायबैक करना चाहते हैं। और बताओ खत्म कहां हुआ, जब कैश पे कर दिया गया। इस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, बायबैक पीरियड, ठीक है। कहानी शुरू कहां से हुई, जब अप्रूवल ली हमने बायबैक की, ओके। 10% तक का करना था तो बोर्ड की अप्रूवल लेंगे, 25% तक का करना था तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेंगे। तो सबसे पहली कहानी यहीं से शुरू हुई होगी कि हमने अप्रूवल ली, फिर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हुई, फिर हमने ऑफर रखा, फिर आपने अपना शेयर दिया, और फिर हमने आपको पेमेंट किया। तो जो पीरियड शुरू हो रहा है रेजोल्यूशन पास होने से और खत्म हो रहा है फाइनल पेमेंट पर, इस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, बायबैक पीरियड। देखो, द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, कहां से शुरू हो रहा है, देखो, डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन और डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एज द केस में भी। ये बताओ क्या लिखा है, एज द केस में भी मतलब 10% तक होगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, 25% तक होगा तो शेयर होल्डर, ठीक है। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से ये पीरियड शुरू हो रहा है। एंड द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स who have accepted the buyback offer is made. I think now it is clear. तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से पीरियड शुरू होता है, और जिस दिन फाइनल पेमेंट करी जाएगी वहां पे वो पीरियड खत्म होता है। इस बीच के पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, बायबैक पीरियड। एनी डाउट? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है, कंट्रोल तो टेक ओवर में पढ़ लेंगे। ऑड लॉट में आओ जरा, सब नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। ऑड लॉट का मतलब समझिए, आपको पता है शेयर मार्केट वगैरह में जो भी शेयर्स की खरीद बेच होती है या कंपनी भी जब बायबैक करती है, इट इज ऑलवेज इन लॉट्स। लॉट्स का मतलब 100 के लॉट्स या 10 का लॉट, लॉट मतलब एक ग्रुप। तो मान लीजिए कंपनी में ऐसा नहीं होता कि जैसे शेयर्स की खरीद बेच होती है, तो ऐसा नहीं होता कि एक एक शेयर की खरीद बेच हो रही है। दैट इज जनरली डन इन लॉट्स, कि 10-10 के शेयर में हो रहा है, ठीक है, या 100 के शेयर में हो रहा है। अब मान लीजिए कंपनी ने बायबैक किया और कंपनी ने कहा 100 शेयर के लॉट्स में हम बायबैक करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 200 शेयर हैं तो आपका 2 लॉट बन गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास 220 शेयर हैं, अब क्या हुआ, 2 लॉट तो बन गए और वो 20 शेयर जो एक्स्ट्रा हैं वो ऑड लॉट है, विच इज नॉट इन अ लॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना बल्क में खरीदना है, तो वो कह रहे हैं 100 शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, ओके। अब अगर मान लो आपके पास 108 शेयर्स हैं विच इज नॉट इन अ लॉट, तो 8 शेयर्स एक्स्ट्रा यू आर हैविंग, वो आप लॉट में लगा के नहीं बेच सकते, तो वो अलग रह जाते हैं। वो जो अलग रह जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड लॉट, ओके। ऑड लॉट मीन्स द लॉट्स ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी whose shares are listed on a stock exchange which are, देखो क्या लिखा है, which are smaller than such marketable lots। मतलब मार्केटेबल लॉट मतलब जिस लॉट पे मार्केट में बिक रहे हैं उस लॉट से कम नंबर ऑफ शेयर हैं आपके पास। तो या तो आपके पास जैसे मान लो 100 के लॉट में बिक रहे हैं, तो या तो आपके पास 100 हो या 200 हो। अब अगर मान लो आपके पास 90 है तो भी ऑड लॉट है,
मान लो आपके पास 190 है तो भी ऑड लॉट है 90 का, एक लॉट तो बन गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा शेयर्स बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑड लॉट। एनी डाउट? ओके। एक डाउट है ऑनलाइन में, द फंड्स इन एसपीआर अकाउंट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेम पर्पस एज ऑफ एस्क्रो अकाउंट। एसपीआर अकाउंट क्या चीज है बेटा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का एस्क्रो अकाउंट से क्या लेना देना है? दे टू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अच्छा एसपीआर का आप लोग फुल फॉर्म बता दिए। हाँ, दैट इज सोर्सेज ऑफ बायबैक, ठीक है। हाँ, तो वो एस्क्रो इज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज वन ऑफ द सोर्सेज। हो सकता है हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लें, हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम से ना लें, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा एस्क्रो से, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी सोर्सेज को यूज करेंगे, और वो भी एस्क्रो अकाउंट का प्रोविजन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सर्टेन मेथड होता है बायबैक का, उसमें यूज किया जाता है। वो तो हम आपको याद दिला रहे थे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि कंपनी अगेन ऐसा कर सकती है कि हम बायबैक करेंगे, सारे शेयर होल्डर ने अपने शेयर भी टेंडर कर दिया, बाद में कंपनी कहे कि अभी फंड्स नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है दोनों का। ओके, अब आ जाओ स्मॉल शेयर होल्डर। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु होल्ड्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज whose market value on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such security as on record date is not more than 2 लाख रुपए। बस इतनी बात मार्क कर लो कि अरे वो शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स 2 लाख रुपए से कम के हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर। एनी डाउट? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सिंपल है, टेंडर ऑफर में आइए, ये जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि आप अपने शेयर टेंडर कर दीजिए, इस ऑफर को क्या कहते हैं, टेंडर ऑफर। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को स्पेसिफिकली ऑफर दिया और उनसे कहा कि तुम लोग अपने शेयर टेंडर कर दो, इसी को क्या कहा जाएगा, टेंडर ऑफर। एन ऑफर बाय अ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और इज द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर। बताओ ये लेटर ऑफ ऑफर किसको दिया, शेयर होल्डर्स को। हम लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आप अपना शेयर 200 रुपए पे हमको बेच दीजिए, इसी को क्या कहा जाएगा, टेंडर ऑफर, ठीक है। सो आई होप एनी डाउट इन एनी पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, आई होप। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो कंडीशंस फॉर बायबैक है, और अब ये वही चीजें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें रीड लिखिए। ये देखो वही 25% वाली बात है जिसके लिए शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन चाहिए होता है। फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट इक्विटी रेशियो 2:1, ये भी हम आपको करा चुके हैं, पढ़ लेंगे। ये बताओ जरा हमको, ये कहीं पढ़ा है आपने, अ कंपनी शैल नॉट बाय बैक इट शेयर्स सो एज टू डीलिस्ट द शेयर्स। याद आया? हम लोग ने डीलिस्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि कौन कौन से रीजन से डीलिस्टिंग नहीं हो सकती, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था बायबैक। हमने आपको बताया भी था बायबैक कर रहे हैं तो डीलिस्टिंग नहीं करेंगे। अगर आपका डीलिस्ट कराने का पर्पस बायबैक है तो दोनों के अलग रेगुलेशंस हैं, डीलिस्ट है तो डीलिस्ट करो और अगर बायबैक करना है तो बायबैक करो। वही चीज यहाँ दी हुई है, कह रहे हैं कंपनी इसलिए बायबैक नहीं करेगी कि अल्टीमेटली हमें डीलिस्ट करना है। मतलब आप समझ रहे हो कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, कंपनी डीलिस्टिंग प्रोविजन से बचने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है बायबैक कर लो, अपने आप ही डीलिस्ट हो जाएगा। कह रहे हैं नो, अगर आप डीलिस्ट करवाने के लिए बायबैक कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सेकेंड, फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील वेदर ऑन और ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू स्पॉट ट्रांजैक्शन और थ्रू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट। देखो अगर आप ऑफर दे रहे हैं तो सारे शेयर होल्डर को देंगे या किसी एक शेयर होल्डर या 2 शेयर होल्डर को देंगे। ऑफर मीन्स एन ऑफर टू द शेयर होल्डर, यू कैन नॉट डू अ प्राइवेट अरेंजमेंट, मतलब मिस्टर राम को पकड़ लाए उनसे अकेले शेयर खरीद लिया, ये बायबैक नहीं हुआ। ओके, बायबैक का मतलब होता है व्हेन द ऑफर इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, राइट। नेगोशिएटेड डील, हम किसी एक शेयर होल्डर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे 200, हम कह रहे नहीं 250, ठीक है, ऐसे नेगोशिएशन चल रही है। या मेरा और उसका एक प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो, ऑफ मार्केट मतलब विदाउट द यूज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अलग से अकेले बिठा के हम उससे शेयर खरीद रहे हैं। अगर हम अकेले उसके साथ डील करके शेयर खरीद रहे हैं तो उसको बायबैक नहीं माना जाएगा। एनी डाउट इन दिस पॉइंट? स्पॉट अभी वैसे तो पूरा इसमें पढ़ेंगे,
दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पॉट एंड एक होता है फॉरवर्ड। मतलब एक ट्रांजैक्शंस होते हैं कि आज हम डील कर रहे हैं बट वो एग्जीक्यूट होंगे फ्यूचर में, और स्पॉट ट्रांजैक्शन मींस आज ही हुआ है आज ही सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, तो हम अकेले उसको ऑफर दे दें? हाँ, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, बिकॉज अगेन वो एक प्राइवेट अरेंजमेंट हो जाएगा। यू हैव टू गिव ऑफर टू एवरीवन। ठीक है, ऑफर हमें सबको देना पड़ेगा। ये एक ऑनलाइन में भी डाउट था कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर नहीं देना चाहे तो कोई नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना है। ऑफर का मतलब ही क्या होता है? मर्जी हो तो दो, मर्जी हो तो ना दो। यू कैन गिव एन ऑफर टू एवरीवन। ठीक है, और जो भी आप कह रहे हो ना कि एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ज्यादा शेयर होल्डिंग कर रहा है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़े टाइम बाद ये आंसर अपने आप मिल जाएगा। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ बायबैक। एक होता है फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है, एक होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर। ओके, तो अलग अलग मेथडोलॉजीज होती हैं बायबैक की, बट वी कैन नॉट डू कि हमने सिर्फ एक शेयर होल्डर को ऑफर दिया। वरना आप ऐसे सोचो ना, हमने एक शेयर होल्डर से कहा कि हम तुम्हारे शेयर 200 रुपए पे खरीदने को तैयार है, बाकी शेयर होल्डर कह रहे हैं हमने क्या गलत किया था, मार्केट में शेयर 50 रुपए का बिक रहा है, हम मार्केट में भी नहीं बेच पा रहे हो और तुम हमको भी ऑफर नहीं दे रहे हो, तो हमने क्या गलत किया है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यू नीड टू गिव द ऑफर टू एवरीवन। ओके फाइन। अच्छा, ये कंडीशन देखो, कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आई थिंक डन। ठीक है, 1 ईयर वाला पढ़ चुके हैं। अ कंपनी शैल नॉट अलाउ, ये क्या है बताओ? अ कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक अनलेस कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट शेयर कैपिटल इज इफेक्टेड। मतलब शॉर्ट में बता दो इसका क्या मतलब हुआ? बायबैक करने के बाद क्या करना जरूरी है? शेयर डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, कैपिटल रिड्यूस करना जरूरी है। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि शेयर बायबैक करके खुद पकड़ के बैठ गई। अगर आप शेयर बायबैक कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रॉय करनी है, बिकॉज कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर होल्ड नहीं कर सकती। तो ये कह रहे हैं कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक अनलेस कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इज इफेक्टेड। यानी बायबैक करने के बाद कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो बायबैक अलाउड है, लेकिन अगर बायबैक करने के बाद आप शेयर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो तो ऐसा बायबैक अलाउड नहीं है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इलस्ट्रेशन दिया है, बहुत सिंपल है, अभी देख लो फिर आगे पढ़ते हैं। आई होप नो डाउट। सिंपल है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? चलें आगे। इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन घर पे पढ़ लेना, इसमें होमवर्क लिख लीजिए। ओल्ड में है क्या ये? मत पढ़ना घर पे, फिर पढ़ लेना वैसे। अब आ जाइए मेथड्स ऑफ बायबैक, अगेन इंपॉर्टेंट, यही हम आपको बता रहे थे इतनी देर से। कितने तरीके से बायबैक हो सकता है मेथड्स ऑफ बायबैक में? जरा सबसे पहला तरीका पढ़ो और हमको बताओ ये कौन सा तरीका था। पहला वाला डब्बा पढ़ना, टेंडर ऑफर रादर। ठीक है, कह रहे हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर, मतलब हमने हर शेयर होल्डर को चिट्ठी भेजी, ठीक है, और उनसे कहा कि इतने रुपए पे तुम हमको अपना शेयर बेच दो। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ टेंडर ऑफर, व्हेन वी आर आस्किंग द शेयर होल्डर्स टू टेंडर देयर शेयर्स। ओके, तो पहला तरीका बायबैक का होता है कि हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट ऑफर दिया और उनसे कहा कि आप इतने इतने रुपए पे हमारा शेयर खरीद लो। दैट इज व्हाट इज परचेजिंग ऑफ द शेयर्स थ्रू टेंडर ऑफर। दूसरा तरीका होता है फ्रॉम द ओपन मार्केट, मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं। मार्केट से शेयर खरीदने के दो तरीके हैं, बुक बिल्डिंग से या स्टॉक एक्सचेंज। एक बात बताओ, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से भी तो अपने शेयर खरीद सकती है। हम लोग किसी कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, तो कंपनी भी तो खरीद सकती है। कंपनी ने अपनी एक रिक्वेस्ट प्लेस कर दी कि हम, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड ने एक रिक्वेस्ट प्लेस करी कि हम XYZ लिमिटेड के 2 लाख शेयर खरीदना चाहते हैं इस प्राइस पे। स्टॉक एक्सचेंज से कैसे खरीदा जाता है? अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई शेयर खरीदना है तो आप अपना कोटेशन डालते हो,
आपने डाला कि हमको रिलायंस कंपनी के 500 शेयर इस भाव पे खरीदने हैं। जब कोई ऐसा सेलर आ जाएगा जो ये कहेगा कि हमको रिलायंस कंपनी के 500 शेयर बेचने हैं उसी प्राइस पे, तब वो स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों सौदों को मिला देता है, ठीक है, और तब आपका डील हो जाता है। तो एक तरीका क्या हो गया कि हमने डायरेक्टली शेयर होल्डर को चिट्ठी भेजी। दूसरा तरीका ये हो सकता है हमने ओपन मार्केट से खरीद लिया। हमने कहा सारे शेयर होल्डर को हम कहां तक चिट्ठी भेजेंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज गए और हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी रिक्वेस्ट प्लेस करी। जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन मीट हो जाएगा वैसे ही हम अपने शेयर खरीद लेंगे और शेयर खरीद के हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज थ्रू ओपन मार्केट बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये बताओ जब हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीद रहे हैं तो क्या हमें सारे शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ा? कोई लेटर ऑफ ऑफर की जरूरत नहीं है। और ओपन मार्केट में ही एक तरीका होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये वही डिमांड बिल्डिंग प्रोसेस। ये समझे क्या हुआ? अब समझना ध्यान से। बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो हम लोग डीलिस्टिंग में भी देखा था, कंपनी ने कहा, शेयर होल्डर से कहा चिट्ठी डाल के नहीं, ओपन मार्केट के थ्रू कहा कि हम अपने शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं, आप लोग कोटेशन भेजो कितने रुपए पे खरीदें। अब वो लोग बिडिंग लगाएंगे किस चीज की? बायबैक प्राइस की। किसी ने कहा हम 200 में बेचना चाहते हैं, किसी ने कहा हम 250 में बेचना चाहते हैं। हमको सोच के बताओ कंपनी सबसे कम वाला प्राइस एक्सेप्ट करना चाहेगी कि ज्यादा वाला? सबसे कम। कंपनी को फायदा किस चीज में है? क्योंकि देखो चाहे डीलिस्टिंग हो चाहे बायबैक हो, दोनों में एक ही चीज हो रही है, कंपनी अपना शेयर वापस ले रही है। तो एक तरीका ये हुआ कि कंपनी ने न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि भाई हम बायबैक करना चाहते हैं, आप सब लोग बोली लगाइए और बोली लगा के एक प्राइस डिसाइड करो। फिर वो प्राइस डिसाइड हुआ और उस प्राइस पे हमने शेयर होल्डर्स के शेयर परचेज कर लिए। ये भी हमने ओपन मार्केट के थ्रू खरीदा है, लेकिन बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। और एक तरीका ये हो सकता था कि हमने ओपन मार्केट से ही खरीदा है, स्टॉक एक्सचेंज में अपना प्राइस बता करके। इन दोनों ही तरीकों में हमने किसी शेयर होल्डर को कोई इंडिविजुअल चिट्ठी नहीं भेजी। और तीसरा तरीका होता है, देखो किससे खरीद लें, वो जो बेचारे लिए बैठे हैं। समझ में आया? हमने कहा कि देखो तुम्हारे जो लॉट है वो तो बिक जाएंगे, ऑड लॉट जो पड़ा है तुम्हारे पास वो नहीं बिकेगा, तो तुम एक काम करो वो हमको वापस दे दो। ठीक है, तो तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम शेयर किससे खरीद लें? ऑड लॉट होल्डर से। एनी डाउट? 3 मेथड्स होते हैं। यही मेथड अभी आगे के चैप्टर में डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ गए 3 तरीके से हम बायबैक कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था बायबैक का? टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर मींस हमने हर शेयर होल्डर को चिट्ठी भेजी और उनसे कहा कि आप अपना शेयर टेंडर कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से खरीदने के 2 तरीके हो सकते हैं, बिडिंग से करके या स्टॉक एक्सचेंज में अपना प्राइस कोट करके। और तीसरा तरीका होता है हम शेयर किससे खरीद सकते हैं? ऑड लॉट होल्डर से। हाँ बेटा, हाँ, ये रिवर्स बुक बिल्डिंग है। एब्सोल्युटली। बुक बिल्डिंग क्या होता है पता है? ये अभी हम लोग उसमें पढ़ेंगे आईसीडीआर में। जब हम शेयर इशू करते हैं वो होता है बुक बिल्डिंग। ठीक है, कि आप लोग बोली लगाओ आप मेरा शेयर कितने रुपए का खरीदोगे, ये बुक बिल्डिंग होती है। एंड रिवर्स बुक बिल्डिंग इज आप अपना शेयर कितने रुपए का बेचोगे। अब चाहे वो डीलिस्टिंग के लिए बेच रहे हो, चाहे वो बायबैक के लिए बेच रहे हो, सब में रिवर्स बुक बिल्डिंग यूज हो जाएगी। एक्चुअली बुक बिल्डिंग इज नथिंग बट अ बिडिंग प्रोसेस। इसको बोली लगाने के प्रोसेस को बोल दो। तो कैपिटल मार्केट में हम लोग इसको बुक बिल्डिंग है, बुक्स बिल्ड, समझ गए? बुक्स बिल्ड कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, दैट इज बुक बिल्डिंग। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर लो। नो ऑफर ऑफ बायबैक फॉर 15% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन द बोथ स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी मेड फ्रॉम ओपन मार्केट। अगर आप ओपन मार्केट से खरीदना चाहते हो तो मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो? 15%। तो वैसे तो आप 25% खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन मार्केट के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो ओपन मार्केट से मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं? 15%। एनी डाउट टू एनीवन? और ये टॉपिक अब हम नहीं पढ़ाएंगे। आप कहने पढ़ा पढ़ा लग रहा है, लग रहा है पढ़ा पढ़ा, अभी पढ़ा सोर्सेस ऑफ बायबैक। ठीक है, ठीक है, एक ये सोर्सेस ऑफ बायबैक आपका होमवर्क है, प्रोहिबिशन हम पढ़ा देंगे, और एक ये ऑथराइजेशन ऑफ बायबैक, ये भी आपका होमवर्क है। आप कह रहे हैं ये भी पढ़ा पढ़ा लग रहा है मैम थोड़ा। देखो पहला डब्बा क्या लिखा था? आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, 10% तक होगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% से ज्यादा होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन। पढ़ लेंगे? ये पूरा आपको रीड करना है। ये एक्सप्लेनेटरी एडिशनल डिस्क्लोजर्स ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। मेन यहां से स्टार्ट करेंगे बायबैक प्रोसेस। एनी डाउट टू एनीवन? हाँ बेटा,
हाँ, हम बायबैक प्रोसेस पर ये नहीं पढ़ना, ये हम पढ़ा देंगे, ये समझ शायद ना आए। एडिशनल डिस्क्लोजर और एक्सप्लेनेटरी हम पढ़ा देंगे, कुछ खास है नहीं। बायबैक प्रोसेस से फिर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, थैंक यू। हाँ बेटा पूछो। एक सेकेंड। हाँ